मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और आपका जो पेपर होने वाला फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन, उससे संबंधित आपके सामने सेकंड मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपके सामने जो बाकी की यूनिट है उनका रिवीजन देखने को मिलेगा। पहला मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी करवा रखा है, जाओ और जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसके आपके सामने वीडियो देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ आपके सामने ये पीडीएफ आपको फ्री में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? व्हाट्सअप चैनल पे। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे, आपको व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। सारी न्यूज़ वगैरह यहाँ पर आती रहती है और आपके जो भी सवाल होते हैं ना, सबके सवाल मैं आपके जवाब देता रहता हूँ। ऊपर की तरफ आना आपको और यहाँ पर आपको तरीके का देखने को मिलेगा और फिर आपको ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पर लिंक देखने को मिलेगा जर्नल इंग्लिश नोट्स के नाम से। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना, पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ व्हाट्सएप चैनल को जोर से ज्वाइन कर लो, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। 33,000 सब्सक्राइबर में मात्र 800 सब्सक्राइबर कम है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अपने 33,000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो जाएं। अच्छे से वीडियो को पूरा देखें। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है सेकंड सेमेस्टर का जर्नल इंग्लिश का फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ए कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन, उससे संबंधित जितने भी जो प्रीवियस ईयर में आपके सामने जो यूनिट नंबर आपकी जो थर्ड होती है, उसमें क्या आते हैं क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। और ये आपके कितने नंबर के आते हैं? लगभग 10 नंबर के देखने को मिलते हैं। तो 10 नंबर आपको पता, आपको कुल 16 अंक लाने पास होने के लिए, तो उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब आपको कुछ नहीं पढ़ा तो ये क्लास भी आपको लगभग पास होने के एक कदम करीब लेकर चली जाएगी। समझ में आ गया? तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से वीडियो को शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहले जो जब ये सारे प्रश्न मैं प्रीवियस ईयर से करवा रहा हूँ, जो पिछले सालों में है, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, मिलता जुलता जाएगा। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द जवाहरलाल नेहरू स्पीच ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी। तो वो कौन सी मुख्य बातें थी जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी अपने स्पीच में? कौन से ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी के, आपको अपनी किस्मत के भाग्य पर आपको विश्वास करना होता है। तो क्या क्या बातें कही गई थी, मैं पढ़ के आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू स्पीच रिमार्क हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो स्पीच है, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी का है, एक स्पीच दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब दिया गया था? 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ था, तो उसी रात को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्पीच दिया गया। तो उसी के ऊपर ये आपके सामने पूरी कहानी, जो पूरी स्टोरी है वो देखने को मिलती है। द मेन एस्पेक्ट इंक्लूड द अचीवमेंट ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम। और इसके अंदर क्या मुख्य सापेक्ष जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था, उन्होंने क्या क्या कहा था कि हमें ये जो सफलता है, ये हमें राजनीतिक रूप से अभी तक जो हमें सफलता मिली है, जो अंग्रेजों ने देश को छोड़ा है और हमने भारत को आज़ादी मिली है, ये क्या है? ये राजनीतिक रूप से ही सिर्फ सफलता है। राजनीतिक रूप से ही आज़ादी हमें मिली है। क्यों? आगे समझाऊंगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंड द पॉवर्टी इग्नोरेंस एंड डिजीज। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमने राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, लेकिन अब हमें क्या है? अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी कि हम गरीबी को, बीमारियों को और जो हमारे समाज के अंदर जो कुपोषण है, उसको क्या करेंगे? दूर दूर करना होगा। मतलब समाज के अंदर अब राजनीतिक रूप से तो अपन क्या थे? गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन अभी हमारे समाज के अंदर उस समय क्या थी? गरीबी बहुत ज़्यादा थी, हम और दुनिया से पिछड़े हुए थे, बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, तो उनसे भी हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। एंड द रिमूवल ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी। और समाज में जो ऊंच नीच देखने को मिलती है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, इसको भी हमें कम करना होगा। ही emphasized द यूनिटी अमंग द ऑल सिटीजन्स। तो इन्होंने ये क्या जोड़ दिया कि सारे के सारे भारत के लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। रिगार्ड दिस द रिलीजन कॉस्ट एंड कास्ट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एंड द प्रोस्पेटिक नेशन। तो उन्होंने क्या कहा? चाहे हमारे बीच में अलग अलग हम धर्म के लोग हों, चाहे अलग अलग जाति के लोग हों, लेकिन उसके बावजूद चाहे हमारे अंदर कितनी विविधता हो, चाहे हमारे पास अलग अलग विचार हों, लेकिन हमें क्या करना है? हमें एक मत रखना है। एक मत रहकर कैसा? एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र और एक मतलब एक समर्थ देश का हमें निर्माण करना है। आपको हर चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से मेरे हिसाब से। नेहरू आल्सो स्ट्रेस द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द डेडिकेशन टुवर्ड द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो जो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी भारत पे, मतलब नैतिक जिम्मेदारियां थी, हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, इस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। हिज वर्ड इम्फेसाइज द होप एंड डिटर्मिनेशन। तो उनके जो शब्द थे, उन्हें लोगों को क्या? एक नई उम्मीद दी और एक नया दृढ़ निश्चय दिया कि हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है।
reminding citizens that independence was only beginning of the large journey toward the justice, equality and the progress of all Indians। और जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो शब्द थे, इन्होंने जनता को क्या दी, एक नई उम्मीद दी, एक नई लोगों को क्या दी, डिटर्मिनेशन दिया, लोगों को एक नई उम्मीद दी, साथ के साथ लोगों को एक नई दृढ़ निश्चय दिया कि हमें आगे जाकर हमें जो स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन उसके आगे की भी हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, हमें समाज के अंदर न्याय, समानता और हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने प्रमुख बातें कही थी, उन्होंने ये कहा था कि हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब हमें क्या है, जो गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी और पूरी दुनिया से हम पिछड़ चुके हैं, हमें उससे इस हिसाब से आगे बढ़ना है, उस गुलामी को भी दूर करना है। उन्होंने क्या कहा, हम जातिगत रूप से अलग हो सकते हैं, हम धर्म से अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या होना पड़ेगा, हमें एक होकर अपने देश की प्रगति के लिए आगे प्रयास करने होंगे। और ये सब हमारा एक व्यक्ति का काम नहीं होगा, बल्कि सभी सारे के सारे व्यक्ति हैं, उनको प्रयास करना होगा आगे बढ़ने के लिए। आगे वाले प्रश्न की बात करूँ, हाउ डज द किंग डज द वर्ड ड्रीम इन द टेक्स्ट ऑफ आई हैव ए ड्रीम। तो मार्टिन लूथर के द्वारा जो शब्द का यूज किया गया है, ड्रीम का, सौपन का, ये जो आई हैव ए ड्रीम जो कहानी है उसमें, उसका क्या अर्थ है, तो अपन इसको देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चूज द वर्ड ड्रीम एज ए सिंबल ऑफ होप, विजन एंड पॉसिबिलिटी। तो मार्टिन लूथर के द्वारा जो ये सौपन शब्द है, उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है उम्मीद, दूरदृष्टि और संभावना, जो आगे के समय हमें समाज में दिखाई देगी। His dream represented an America for the racial discrimination। तो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनका क्या था, उनका जो सोपन है उसमें किस चीज़ की उम्मीद है कि अमेरिका है वो ये जो जाति जो रंग भेद है, रंग भेद मतलब त्वचा का, ग्वाले गोरे में अंतर देखा जाता है ना अमेरिका में, उससे क्या हो, बहुत जल्द ही मुक्त हो जाएगा, इस चीज़ की उन्हें उम्मीद है। वेयर पीपल ऑफ द ऑल रेसेस विल लिव इन द हार्मनी विद इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। और क्या होगा, जो अमेरिका है वहाँ पर सारे जो रंग के लोग हैं वो कैसे होंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और सभी को समान हक और समान अवसर मिलेंगे। द वर्ड गेव ए इमोशनल इंस्पिरेशन टू द स्पीच। और उनके शब्द हैं, इन्होंने क्या दिया, पूरी दुनिया को एक इमोशनल, एक मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ाव दिया अपने स्पीच के द्वारा। मेकिंग इट रिलेटेबल टू द पीपुल डिपेस्ट डिजायर फॉर जस्टिस। और जो लोग पीड़ित लोग हैं, जो रंग पे जो काले लोग हैं, काले और गोरे में जो फर्क है, उससे जो पीड़ित लोग हैं उनके अंदर क्या, उनके अंदर एक न्याय की, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। इट कन्वेड दैट द चेंज वॉज पॉसिबली इफ एवरीवन वर्क टुगेदर। उन्होंने क्या कहा, सिर्फ जो काले लोग हैं उन्हीं को प्रयास नहीं, बल्कि जो सफेद रंग के लोग हैं उन्हें भी आपस में प्रयास करना होगा। तो उन्होंने कहा, ये जो समाज में अंतर देखने को मिलेगा, ये किसी एक व्यक्ति के प्रयास करने से नहीं होगा, बल्कि सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर प्रयास करना होगा, तभी हम क्या करेंगे, इस रंग भेद को कम कर सकेंगे। बाय कॉलिंग इट ए ड्रीम, किंग टर्न्ड हिज विजन इनटू ए शेयर्ड गोल। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो सोपन है उसको किंग ने किस में बदल दिया, जो सोपन शब्द है उसको इन्होंने क्या बदल दिया, एक उद्देश्य में बदल दिया, सभी लोगों को एक टास्क दिया कि आपको इस सब जो रंग भेद की नीति है इसको आपको क्या होगा, मिटाना होगा। could unite people and motivated them to act for the unity and freedom। और उन्होंने क्या कहा कि सारे लोगों को एक साथ रहना होगा, मोटिवेट करना होगा, ताकि हम सब लोग क्या रहे, समानता के साथ रह सकें। तो देखो यहाँ पे ड्रीम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यहाँ पे ड्रीम शब्द का प्रयोग किया गया है कि जनता को एक नई उम्मीद देने के लिए, जनता को एक नई संभावना देने के लिए, कि जो अमेरिका में जो आपके सामने जो रंग भेद, काले गोरे में भेद देखने को मिलता है, वो क्या होगा, एक समय आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये समय कब आएगा, ये रंग भेद कब खत्म होगा, सभी लोगों को न्याय, समानता का अवसर कब मिलेगा, जब सभी लोग प्रयास करेंगे इसके अंदर। तो यही बात है, जो ये शब्द है सोपन शब्द को इन्होंने एक क्या किस में बदल दिया, इसको एक विजन में बदल दिया, एक उद्देश्य में बदल दिया कि सारे लोग एक साथ रहें और मोटिवेटेड रहें, ताकि क्या हो, सभी को समानता और इक्वलिटी मिल सके। अगला वाला प्रश्न, इन योर ओपिनियन हैज किम्स ड्रीम बिकम ट्रू इन टुडेज अमेरिका। तो क्या आपके विचारों में जो मार्टिन लूथर है उनका सोपन क्या वास्तविकता में पूरा हुआ आज के समय अमेरिका में। तो देखेंगे इसका क्या उत्तर है। इन टुडेज अमेरिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स हैज बीन रियलाइज्ड टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट बट नॉट कंप्लीटली। तो आज के अमेरिका की बात करें, वहाँ पर मार्टिन लूथर के द्वारा जो सौपन था कि रंग भेद की जो नीति है, काले गोरे में जो भेदभाव है वो कम हो जाएगा। वो कुछ हद तक तो कम हुआ है, लेकिन पूर्णतः कम अभी भी नहीं हुआ है। लीगल रेशियल सेग्रीगेशन हैज बीन एंडेड। तो जो कानूनी रूप से जो रंग भेद है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। लेकिन एंड अफ्रीकन अमेरिकन हैव इक्वल राइट। और आज के समय कानूनी रूप से जो अफ्रीका और अमेरिका के व्यक्ति हैं उनको सबको क्या है, समान रूप से हक है
कानून के अंतर्गत। देयर हैव बीन रिमार्केबल अचीवमेंट इन एजुकेशन, साथ के साथ एक बहुत अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर, राजनीति के अंदर और प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। प्रोफेशनल फील्ड मतलब जैसे सरकार जो नौकरियां होती है ना, प्राइवेट नौकरियां, उनके अंदर, इंक्लूडिंग द इलेक्शन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। और आज के समय में क्या दिखाई दे रहा है, बराक ओबामा वो क्या अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट के रूप में भी देखे जा रहे हैं। मतलब काले व्यक्तियों को भी अब क्या किया जा रहा है, उनको भी अमेरिका में राष्ट्रपति तक की पद तो भी देखने को मिल रहा है। हाउएवर रेशियल प्रेजुडिस एंड इनइक्वालिटी विल स्टेट इन द संपाउंड, लेकिन जो आपके सामने जो रंग भेद की जो लोगों के अंदर जो भावना है, मतलब मानसिक रूप से भावना है, वो भी बनी हुई है। और सच एज द किस तरीके की भावना है, सच एज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, कहाँ पर दिखाई देती है, लोगों के पास आर्थिक स्तर, जो गोरे लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है, काले लोग हैं उनके पास अमेरिका में कम पैसा दिखाई देता है। सोशल बाइसनेस, सामाजिक रूप से भी भेदभाव दिखाई देता है। एंड ओकेजनल डिस्क्रिमिनेशन, और कभी कभी लोगों को क्या कर दिया जाता है, कभी कभी को रंग भेद के नीति के आधार पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी कर दिया जाता है। वाइल प्रोग्रेस इज अंडरमाइनेबल, इससे क्या हो जाता है, जो ये कानून में जो प्रोग्रेस दिखाई देती है वो धीरे धीरे वो कहीं इन सब जो डिस्क्रिमिनेशन इसके पीछे छुप जाती है। द जर्नी टुवर्ड कंप्लीट इक्वलिटी कंटिन्यूज, तो इससे क्या, जो जर्नी है पूर्ण रूप से समानता मिलने की, वो अभी भी जारी है। अभी तक सभी लोगों को पूर्ण रूप से समानता नहीं मिली है। किंग्स ड्रीम इज पार्शली फुलफिल्ड, जो किंग है, जो मार्टिन लूथर है, उनका जो सपना है वो आधा अधूरा तो पूरा हो चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। बट वर्क रिमेन्स टू इंश्योर इट बिकम ए रियलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, लेकिन हो सकता है आज नहीं तो कल ये जो उनका सपना है वो आने वाली भविष्य वाली पीढ़ियां देख लेंगे कि वो सपना उनका पूरा हो चुका है। तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा जो कुछ है शब्द है उनका प्रयोग किया गया था। जो ड्रीम है उनका पूरा होने से शब्द है कि भाई कानूनी रूप से तो सब जो काले गोरे वो का भेदभाव है वो कम हो गया है। अमेरिका के लोग हो गए चाहे अफ्रीका के लोग, सभी लोगों को कानूनी रूप से समानता दिखाई देती है। लेकिन कहीं कहीं पे वो समानता टूट जाती है। जैसे क्या हो जाता है, लोगों के पास शिक्षा है, लोगों के पास क्या हो गया, लोग कहाँ पे इकोनॉमिकली, मतलब लोगों के पास पैसे के मामले में लोग पीछे हैं, रंग भेद की नीति में पीछे हैं। इन सब चीज़ों में सामाजिक रूप से कहीं पर क्या हो जाता है, लोगों के साथ भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। अगले वाला पर्सन है, व्हाट वाज द प्लेस दैट जवाहरलाल नेहरू वांटेड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू टेक। तो जो जवाहरलाल नेहरू है वो किस प्रकार की प्रतिज्ञा है दिलाना चाहते थे भारत के हर नागरिक को, तो किस प्रकार की प्रतिज्ञा दिलाना चाहते थे इस बारे में देखेंगे। इन हिज स्पीच ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू आर्ग्यूड एवरी सिटीजन टू टेक ए प्लेस फॉर द नेशंस प्रोग्रेस। तो उनके शब्दों में उनकी जो स्पीच थी, उनके जो उन्होंने अपना भाषण दिया था उस ट्रस्टी विद द डेस्टिनी के अंदर, जवाहरलाल नेहरू है वो क्या करते थे, भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसको क्या एक शपथ दिलाना चाहते थे किसकी, भारत के प्रोग्रेस की, कि भारत देश है वो आगे जाकर प्रोग्रेस करना चाहिए। ही वॉन्टेड पीपल टू कमिट देमसेल्व टू रिमूविंग ए पॉवर्टी, वो भारत के हर व्यक्ति को ये इस चीज़ के लिए कमिट करना चाहते थे, दृढ़ निश्चय दिलाना चाहते थे कि वो प्रयास करें किसको, गरीबी को हटाने के लिए। इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड फाइट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी, साथ के साथ जो भारत में गरीबी है, बीमारियां हैं, जो असमानता देखने को मिलती है, इनजस्टिस, जो न्याय नहीं मिलता सभी लोगों को, और कहीं कहीं पर क्या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े। नेहरू इम्फेसाइज द नीड फॉर यूनिटी, और नेहरू किस चीज़ पर जोर देते हैं कि सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। टॉलरेंस एंड डेडिकेशन टू इस आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ फ्रीडम, तो उनके द्वारा जो टॉलरेंस है, लोगों की सहन शक्ति है, और जो डेडिकेशन, लोगों को प्रयास करना होगा किसके लिए, लोगों को किस चीज़ के लिए प्रयास करना होगा, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम के लिए। मतलब लोगों को प्रयास करना होगा कि सभी लोगों को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, और जो लोकतंत्र है वो अच्छे से स्थापित हो सके। द प्लेस वॉज नॉट ओनली अबाउट सर्विंग द नेशन, उनका जो सब प्रतिज्ञा थी वो सिर्फ अपने देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने के प्रति नहीं थी, बट ऑल्सो सर्विंग द ह्यूमैनिटी विद द सर्टेन सिंसियरिटी, बल्कि जो सभी लोग हैं वो मिलजुल कर रहे हैं, समाज में एकता की भावना दिखाएं, इसके लिए भी उनका क्या था, प्लेस जो थी, प्रतिज्ञा दी थी कि सभी लोग भाई एक साथ आपको मिलजुल कर रहना है ताकि भारत देश वो आगे जाके प्रगति कर सके। ही रिमाइंड सिटीजन दैट इंडिपेंडेंस ब्रॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने यह दिलाया सभी लोगों को कि जो स्वतंत्रता आती है वो क्या लाती है अपने साथ, कुछ चुनौतियां भी लाती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेकर आती है।
मतलब जिम्मेदारी भी लेके आती है। एंड दे मस्ट वर्क टायरलेसली, और हमें उस जो आज हमने क्या कर लिया, राजनीतिक रूप से सफलता तो मिल गई अपने को, अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंक दिया है, लेकिन हमें बहुत अधिक प्रयास करना होगा बिना थके हुए, ताकि हम जो समाज को क्या कर सकें, भारत देश को एक बना सकें। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तो ये कुछ प्रतिज्ञा दिलाई थी किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू को, भारत के हर सिटीजन के द्वारा। तो आपका पार्ट फर्स्ट है जो ये पेपर आपका जो पिछली बार जो रेगुलर वाले विद्यार्थी थे उनका पेपर है, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको लगभग क्या है प्रश्न रिपीट होते दिखेंगे। अब आपको अगले वाला जो प्रीवियस ईयर में है प्रश्नों को करवा देता हूँ। एक्सप्लेन द थीम ऑफ ट्रस्टी विद द डेस्टिनी। तो ट्रस्टी विद डेस्टिनी की थीम है, उसके बारे में आप क्या समझते हो, उसमें बारे में आपको बताना है। द थीम ऑफ ट्रस्टी विद द डेस्टिनी इंक्लूड फ्रीडम। जो आपके सामने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ट्रस्टी विद द डेस्टिनी जो उसकी थीम क्या है कि सभी लोगों को क्या है, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी लोग एक साथ रहने चाहिए और सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। नेहरू हाईलाइट द हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। नेहरू ने इस चीज़ को दिखाया, दर्शाया कि भारत के लोगों को ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ी जीत मिली है कि आज अपन गुलामी के से चंगुल से छोड़कर स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुके हैं। ही कॉल फॉर द एंड ऑफ पॉवर्टी। लेकिन वो चाहते हैं कि भारत में क्या गरीबी भी हटे, लोगों में क्या इनइक्वलिटी, समाज में जो असमानता देखने को मिलती है वो भी हट जाए। आर्ग्यूइंग पीपल टू वर्क टुगेदर एंड डेमोक्रेसी एंड प्रॉस्पेरिटी नेशन। तो वो लोगों से क्या करते हैं, जोर देते हैं इस चीज़ पर कि सारे लोग मिलकर प्रयास करें ताकि भारत में क्या लोकतंत्र की स्थापना हो और हम एक समृद्ध देश बन सके। द स्पीच ऑल्सो इन्फेसाइज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जो हमारा समाज है वो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है कि हमारा समाज है वो नैतिक रूप से भी हमें जिम्मेदारियों को लेना होगा और हमें सारे लोगों को क्या एक साथ मिलजुल कर रहना होगा। सर्विंग द ह्यूमैनिटी, और हमें लोगों को क्या होगा अपने ह्यूमैनिटी उसको भी बनाए रखने होगा। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ड फ्रीडम। और हमने जो ये बहुत मुश्किल से जो बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद में हमारे समाज के अंदर हमने क्या है एक जो स्वतंत्रता कमाई है उसको हमें क्या है उसको बचा कर रखना है। किसके द्वारा बचा कर रखेंगे, हम ये जो गरीबी है इसको हटाएंगे, हम जो डिजीज बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है उनको, सामाजिक रूप से जो भेदभाव देखने को मिलता है उसको, धार्मिक रूप से भेदभाव को हटाकर साथ के साथ हमें एक रहकर क्या इसको जो अपनी हमने बहुत मुश्किल से जो स्वतंत्रता कमाई है इसको बचाएंगे। नेहरू वर्ड इंस्पायर द नेशनल प्राइड। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो शब्द कहे गए उन्होंने पूरे देश को क्या किया है, गौरवान्वित किया है। यूनाइटी अमिंग द डाइवर्जन कम्युनिटीज एंड कमिटेड टू द बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर्स। जो नेहरू के शब्द हैं इन्होंने अपने देश के प्राइड गर्व पूरा देश है उसको क्या गर्व दिलाने का कार्य किया है। साथ को साथ सभी लोगों को ये आश्वासन दिया कि हमें सबका ऐसा रहना पड़ेगा, हमें चाहे चाहे हमारे अंदर कितने भी भेदभाव हो लेकिन हमें सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, चाहे हम किसी कम्युनिटी से आए, किसी समाज से आए, चाहे हम किसी धर्म से आए, किसी भी कास्ट से आए, किसी भी जाति से आए, हमें सारे लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना होगा। एंड कमिटेड टू बिल्ड ए बेटर फ्यूचर। साथ के साथ हमें दृढ़ निश्चय रखना होगा ताकि हम एक बेहतर समाज के या बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। द स्पीच ब्लेंड द सेलिब्रेशन विद द रिमाइंडर दैट इंडिपेंडेंस इज ए स्टार्टर ऑफ ग्रेट जर्नी। उन्होंने क्या ये जो स्पीच था उनके द्वारा दिया गया था ये ब्लेंड था, एक मिला जुला रूप था किसका, जो हमारे द्वारा सफलता जो हमें मिली उसका हमें सेलिब्रेशन करना, स्वागत करना है। साथ के साथ इस चीज़ को उन्होंने याद भी दिलाया कि ये जो स्वतंत्रता है ये बस एक शुरुआत है, हमारे जो स्वर्णिम भविष्य वो क्या है आगे है। हम जब भी आगे बढ़ पाएंगे पूरी दुनिया सामने, जब हम क्या होंगे सारे लोग एक समानता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरी की पूरी थीम थी। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप ट्रस्टी विद द डेस्टिनी से कोई भी प्रश्न आएगा बहुत आराम से बना लोगी, क्योंकि अब आपको लगभग थ्योरी वगैरह समझ में आ चुकी है इस चैप्टर से संबंधित। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द होप इन आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम में आपको जो उम्मीद है उससे क्या क्या है। तो देखो ये वाला जो मैंने प्रश्न कराया था ना आपके सामने, वाई डज द किंग चूज द ड्रीम इन द टेक्स्ट आई हैव ए ड्रीम। सेम टू सेम यही प्रश्न है, ड्रीम का क्या अर्थ है वही चीज उन्होंने बताया, होप और ड्रीम एक ही चीज है आई हैव ए ड्रीम के अंदर। कोई अलग पर्सन होगा वो मैं करवा दूंगा आपको। हाउ डज द डॉक्टर किंग रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस इन हिज स्पीच। तो जो डॉक्टर किंग मार्टिन लूथर है उन्होंने जो संविधान है उसको, तो उन्होंने जो संविधान शब्द का प्रयोग किया, लोगों को संविधान शब्द याद दिलाया और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन हिज स्पीच, और उन्होंने याद दिलाया कि कुछ समय पहले हमसे वादा किया गया कि हमें स्वतंत्रता मिलेगी। वो सब चीज़ें, ये जो संविधान और ये जो स्वतंत्रता मिलने की बात है इसको किस रूप में किस लिए प्रयोग किया डॉक्टर किंग के द्वारा,
मार्टिन लूथर के द्वारा अपने स्पीच में इसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये अलग पर्सन ये करूँगा मैं आपको। Dr. King referred to the Constitution and the Declaration of Independence to remind the Africans to its own promises। तो डॉक्टर किंग है, डॉक्टर मार्टिन लूथर है, उनके द्वारा जो ये संविधान शब्द है और ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जो स्वतंत्रता मिलने की जो हमें जो स्वतंत्रता हमें मिली है, वो क्या वो शब्द क्यों प्रयोग किए हैं? उन्होंने पूरी अमेरिका को याद दिलाया है कि उन्हें उन्हें अपने वादों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या वादे थे? These document guaranteed our citizen the right to the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्वतंत्रता मिली है उस पर बात की गई है। तो उन्होंने क्या कहा, जो संविधान है अमेरिका का वो सभी लोगों को, क्या सभी जो नागरिक है उनको ये अधिकार देता है, किस चीज़ का अधिकार देता है? राइट टू लाइफ, सभी लोगों के जो जिंदगी का अधिकार देता है, एकता का अधिकार देता है और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। By citing them, King shows of the civil right movement is not asking for the special treatment। उन्होंने क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि जो सिविल राइट है, जो हर एक आम नागरिक के अधिकार हैं, ये सिर्फ कोई एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एक मतलब एक कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है लोगों के लिए, बट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कमिटमेंट। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? तो जो हमारा संविधान है उसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता देने की बात कही है, वो आज तक काले जो लोग हैं उनको नहीं मिल पाई है। तो उन्होंने कहा ये जो हमारे जो अधिकार हैं, जो आम नागरिकों के अधिकार है, सिविल राइट है, ये क्या है? ये कोई एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये वही चीजें हैं जो हमें से कमिटमेंट की गई थी, वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई हैं। हिज रेफरेंस स्ट्रेंथ इज आर्ग्यूमेंट बाय द ग्राउंडिंग इट इन द नेशनल फाउंडिंग आइडियाज। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने लोगों को बताया कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, हमारे देश की जब नींव रखी गई थी, तो ये कुछ उनमें से प्रमुख स्तंभ तत्व थे, मतलब प्रमुख बातें कही गई थी कि हम क्या करेंगे, सभी लोगों को समानता देंगे, रंग भेद के आधार पे काले व गोरे लोगों को, सभी लोगों को समानता मिलेगी। इट अपील टू द मोरल एंड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंट्री। साथ के साथ उन्होंने सभी लोगों से अपील की, किस चीज़ के लिए? कि नैतिक रूप से और कानूनी रूप से सभी लोगों को क्या होगा? समानता मिलेगी। हाईलाइट द गैप बिटवीन व्हाट वाज द प्रॉमिस एंड द रियलिटी फेस्ड बाय द अफ्रीकन्स। तो उन्होंने इस जो अपनी स्पीच है उसमें क्या दिखाया कि जो वास्तविकता दिखाई देती है हमारे समाज में, साथ के साथ जो हमसे वादे किए गए थे और जो वास्तविकता है उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, जो अफ्रीकन और अमेरिकन्स वहाँ पर रहते हैं। दिस मेक इज स्पीचेज पावरफुल एंड अनडिनाइबल। तो ये जो उनके द्वारा स्पीच दिया गया, ये क्या था? बहुत ही शानदार था और बहुत ही तगड़ा था। तो देखो मैं आपको बताऊं ये क्या है। ये जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ, तब सभी लोगों को ये कहा गया कि आप सभी को लोग को समानता मिलेगी, रंग भेद के आधार पे काले गोरे लोगों को सभी समानता मिलेगी, लेकिन समानता तो मिलती नहीं है। तो इसी शब्द को उन्होंने प्रयोग करते हुए मार्टिन लूथर ने कहा कि वो आपने जो संविधान बनाया था उसमें जो कहा था ना कि सभी लोगों को समानता मिलेगी, वो है कहाँ पर? और ये जो आज हम मांग रहे हैं ना, ये हमारे द्वारा जो स्पीच दिया जा रहा है मेरे द्वारा, या जो मैं सिविल राइट मूवमेंट, सभी लोगों को समानता दिलाने का जो आंदोलन खड़ा कर रहा हूँ, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये वही चीज है जो संविधान में बात की गई थी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो इस जो स्पीच के माध्यम से उन्होंने क्या है, लोगों को ये समझाया कि देखो जो रियलिटी है ग्राउंड पर, जो वास्तविकता है और जो हमसे वादा किया गया था, उनमें कितना बड़ा गैप है। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वाला क्या है? अकॉर्डिंग टू द नेहरू, व्हाट इज द इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज इट अटेन फ्रीडम। तो नेहरू के अनुसार भारतीय लोगों की क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या उत्तरदायित्व है कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। वो ये वाला पर्सन भी मैंने पहले लगभग करा चुका, वही लाइन रिपीट है, तो ये मैं कराऊंगा नहीं, मैं आपको बस ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। तो देखो ये क्या कर रहा है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन हमें गरीबी को, हमें असमानता उसको हटाना होगा, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे जातिगत रूप से हो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हर जो सिटीजन है, हर जो नागरिक है, उससे क्या कहा? उनसे कहा कि आपको ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ना होगा, लोकतांत्रिक परंपराओं को मानना होगा और सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा देश क्या कर सकता है? प्रगति कर सकता है। नेहरू एम्फसाइज्ड यूनिटी अमंग ऑल कम्युनिटी। और नेहरू ने किस चीज़ पे जोर दिया कि हमें समाज के अंदर जितने भी जो धर्म है, जातिगत व्यवस्थाएँ, सभी के हिसाब से क्या हमें सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। चाहे हमारे अंदर कितने भेदभाव देखने को मिले, चाहे जातिगत रूप से, चाहे धार्मिक रूप से, लेकिन हमें सभी लोगों को एक रहना है, तभी हम क्या करेंगे? वास्तविक स्वतंत्रता उसको प्राप्त कर पाएंगे। और ये सब कैसे हो पाएगा? हमें डिसिप्लिन चाहिए, हमें सेक्रीफाइस त्याग करना होगा और हमें कमिटमेंट दिखाना होगा अपनी चीज़ों के प्रति, तभी हम इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बताई थी, आप क्वेश्चन को पढ़ लेना।
अगले वाले बात पर्सन की बात करूँ, पार्ट नंबर 3 की तरफ आपके सामने, तो ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी के अंदर व्हाट इज ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी बाय द जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है कि भाई ट्रस्टी विद द डेस्टिनी है, ये क्या 14 अगस्त 14 और 15 की जो रात को जो जवाहरलाल नेहरू उसके द्वारा जो क्या दिया गया था, आपके सामने स्पीच दिया गया था। तो ऐसे मतलब 14 को स्टार्ट किया था, 15 तक पहुंच गए थे। इसमें भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो उसमें नेहरू ने कहा कि हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। अब ये सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक रूप से हमें स्वतंत्रता को और भी प्राप्त करना है। उन्होंने भारत के लोगों को कहा कि हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हमें स्वतंत्रता मिल तो गई है, हम स्वतंत्र तो हो गए हैं अंग्रेजों से, लेकिन अभी हमें आधे गुलाम अभी भी हैं। किस चीज़ के? गरीबी, गरीबी हो गई, आर्थिक रूप से हो गए, सामाजिक रूप से, और पूरी दुनिया के सामने हमें लोकतांत्रिक रूप से अभी स्थापित होना है। तो इन सब चीज़ों की आप सब लोगों को क्या खुशी मनाने के साथ जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। साथ के साथ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें जो गरीबी वगैरह उसको हटाना होगा। इसमें दोनों चीज़ें भाई, सेलिब्रेशन भी देखने को मिलता है। इसमें क्या उन्होंने सेलिब्रेशन उन लोगों का कहा कि आपके लिए इंजॉयमेंट का मोमेंट है, तो इसको इंजॉय भी कीजिए इस मोमेंट को, लेकिन साथ के साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझना है कि आज हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अब हमें अब देश की प्रगति के लिए सभी लोगों को कार्य करना होगा। अगला है, व्हाट वाज द डिक्लेयर नेहरू जी इन द ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्टी विद द डेस्टिनी के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या क्या बताया गया था। तो ऊपर जो जो चीज़ें सेम रिपीट हैं, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया आपको? मैंने जो ऊपर चीज़ें बताई वही लिखनी है। व्हाट इज द मेन मैसेज इन द आई हैव ए ड्रीम। तो आई हैव ए ड्रीम में उन्होंने क्या मेन मैसेज दिया था, किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा। ये भी तो यहाँ पर जो मार्टिन किंग लूथर है, उनके द्वारा आई हैव ए ड्रीम, इसके अंदर क्या किस चीज़ की मैसेज दिया गया था। तो उन्होंने डिमांड करी थी कि जो अमेरिका में जो लोग हैं, जो अमेरिकन अफ्रीकन हैं, जो काले लोग हैं, उनको क्या समानता मिल सके, उनको न्याय मिल सके और स्वतंत्र हो सके किस चीज़ से? जो उनके खिलाफ भेदभाव होता है उनके तरफ। तो उन्होंने कहा ताकि हम एक बहुत बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें अमेरिका में। उन्होंने कहा कि लोगों को उसके कार्य, उसके जो चरित्र से, उसका क्या, उसका जो जाना जाना चाहिए, ना कि उसके स्किन के कलर के द्वारा। ही कॉल द एंड ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, वो लोगों से अपील करते हैं कि जो रंग भेद की जो नीति है उसको खत्म करना चाहिए, रंग भेद की जो भेदभाव उसको खत्म करना चाहिए। साथ के साथ हमें सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, किसे? नस्ल के आधार पर, या नक्सल भेद है या रंग भेद है उसके आधार पर, इन सब चीज़ों को खत्म करके हमें सभी लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा। हिज मैसेज कंबाइन द होप मोरल करेज, उनका जो स्पीच था इसके अंदर क्या है, आप लोगों के नैतिक साहस को, साथ के साथ उम्मीद है, और जो नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, साथ के साथ जो लोगों के बीच में अहिंसात्मक रूप से विरोध करने की जो प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है। बाई अपीलिंग टू अफ्रीकन फाउंडिंग आइडिया, और साथ के साथ अब जो अमेरिका के लोग हैं उन्हें कहते हैं कि आपने जो इस देश की जब नींव रखी थी, तो इसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता देने की बात की थी, उसी आपको उसी जो आपने जो लोगों से वादा किया था, आपको उस वादा को निभाना होगा। ही इंस्पायर यूनाइटी एंड डिस्क्रिमिनेशन डिटर्मिनेशन अमंग हिज ऑडियंस, तो वो लोगों के बीच में क्या एकता की भावना और जो दृढ़ता की भावना उसको बता रहे हैं। हिज स्पीच इंक्रीज द प्रेसिडेंट एफर्ट टुवर्ड क्रिएटिंग ए नेशन, तो उन्होंने सभी लोगों को इंक्रीज किया किसके तरफ, कि जो देश है उसको क्या सभी लोगों को समानता मिल सके, सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिल सके। तो ये मेन जो मैसेज था वो मार्टिन किंग लूथर के द्वारा दिया गया था। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं देखने को मिलेगा, एक भी पर्सन आप कर दोगे, क्योंकि हर बार पर्सन आएगा, पर्सन का जो लैंग्वेज है वो अलग आएगी, सेम पर्सन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ, अगर आपने थ्योरी पूरी देख ली है, तो यहीं से पर्सन आपको देखने को मिलेगा, उसका सोल्यूशन आप बहुत आराम से कर दोगे। व्हाट आर द डिवाइसेज और टेक्निक यूज इन आई हैव ड्रीम, तो कौन से तकनीकों को, मतलब इंग्लिश में कौन सी तकनीकों को यूज किया गया है ड्रीम में। तो आई हैव ए ड्रीम में मार्टिन लूथर यूजेस सेवरल रिहेटोरिक डिवाइसेज टू मेक द स्पीच पावरफुल, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के क्या ऊर्जावान शब्दों का प्रयोग किया है, ताकि वो अपनी स्पीच को क्या बना सकें, ऊर्जावान बचा सकें। ताकि कौन सा रिपीटेशन, तो उन्होंने अपना जो स्पीच दिया उसमें बार बार शब्दों पर जोर दिया। तो कोई भी इंसान है वो बार बार अपने शब्दों पर जोर देगा, तो क्या होगा, लोगों के दिमाग में बार बार जाएगा और वो चीज़ पकड़ कर लेती है। तो उन्होंने आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो इससे क्या हुआ, रिपीटेशन से जो उसका स्पीच है वो बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बन गया। मेटाफोर, द जो मेटाफोरिक शब्दों का प्रयोग किया। द मेंसिकल ऑफ सेग्रीगेशन क्रिएट ए विविध इमेजनरी, तो इन्होंने क्या जो रूपक अलंकार का प्रयोग करके क्या क्या अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके लोगों को इमेजनरी चीज़ें दी।
illusion of the Bible and the Constitution Declaration of Independence connect the message here to the legal foundation। साथ के साथ उन्होंने लोगों को दिखाया कि आज हमसे जो वादा किया गया था कि सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी संविधान में, वो आज तक हमें नहीं मिली है, इनका भी इनको प्रयोग किया गया है। तो ये आपका जो दोनों आई हैव ए ड्रीम और ट्रस्टी विद द डेस्टिनी जो दो आपके चैप्टर हैं, उनकी कंप्लीट क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। हो सकता है प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज हो के आ जाए, लेकिन इन्हीं प्रश्नों में से उत्तर आपको करना होगा, इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी प्रश्न रिपीट हुए इनमें से, तो आपका पेपर होगा उसमें भी रिपीट होंगे, तो अच्छे से कर लेना आप इनको। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर में टॉपिक आता है पैसेज, तो पैसेज से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो, पैसेज आपके सामने सेम टू सेम कभी भी नहीं आते हैं, पैसेज आपके सामने डिफरेंट आते हैं, लेकिन पैसेज को सोल्व करने का एक तरीका होता है, फिक्स तरीका होता है। इस तरीका बताऊंगा आपको सही से पैसेज को सोल्व करने का, ताकि ये 5 नंबर का होता है, फ्री के 5 नंबर के आपके, ये समझ लो। अगर आप इनको सही से तैयार करके चले जाओगे ना, पैसेज को सही से सोल्व करने का अगर आपको तरीका आ गया, तो फ्री में आपको 5 नंबर ऐसे कैसे रखे हुए मिल जाएंगे आपके सामने। तो बस आपको क्या करना है, सही से इस तरीके को समझना है। बाकी मैंने जर्नल इंग्लिश से संबंधित सारे के सारे जो इतने भी टॉपिक आपके, उसके शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन लिंक तब भी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, नोट्स वाली पीडीएफ को। साथ के साथ फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अन्य प्रोडक्ट खरीद सकते हो। समझ में आ गया आपको? चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, जो पहले अपन पैसेज को देखो, पैसेज को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। 2 तरीके होते हैं पैसेज को सोल्व करने का। पहला तरीका है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो आप पूरे पैसेज को समझ सकते हो और फिर जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन लिख सकते हो, पहला तरीका। लेकिन ऐसे करने वाले काफ़ी कम स्टूडेंट हैं। दूसरे स्टूडेंट वो हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है भाई, वो क्या कर सकते हैं, बचपन वाला तरीका अपना सकते हैं जो स्कूल में अपनाया जाता था। आपके सामने जो प्रश्न दे रखा है उसकी कोई ना कोई लाइन को ढूंढो और उस लाइन को इस पॉइंट से लेकर, एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप तक लिख दो। ये दूसरा कन्वेंशनल तरीका होता है। दोनों तरीकों को मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर किस तरीके से पैसेज को सोल्व किया जाता है, मॉडर्न तरीका और आपके सामने जो कन्वेंशनल तरीका, दोनों तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। पैसेज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ो या फिर आपके सामने पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। 2 तरीके होते हैं, क्या तो पहले पैसेज को पढ़ो या फिर क्वेश्चन को पढ़ो। तो कोशिश करो, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पहले प्रश्नों को पढ़ो। अब जैसे मैंने क्या पढ़ा, देखो पहले प्रश्नों को पढ़ा, ये पैसेज इसका पहला प्रश्न पढ़ा, हु वाज तानसेन, तो इसका क्या अर्थ है, तानसेन कौन था। तो आपको ये पता चला कि कोई तानसेन से संबंधित कोई चीज। अब देखते हैं तानसेन क्या थी, वो वाली तानसेन नहीं, वो वाली ना, ये तानसेन की और कोई तानसेन है। अगले वाले हैं, वाई डिड अकबर वांट टू सी स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास को अकबर क्यों देखना चाहते थे। तो अकबर आ गया, तानसेन आ गया कहीं ना कहीं आपके सामने। अब एंटोनिम आ गए, ये तो 2 एंटोनिम सिनोनिम आपके सामने वोकेबुलरी के प्रश्न आते हैं। अगला है, एक प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न आया था और अगला प्रश्न आया था आपके सामने, इज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु सिंग ब्यूटीफुल एज यू। तो एक सेंटेंस दे रखा आपके सामने, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपसे ज्यादा खूबसूरत गाता है ना। हु सेड दिस वर्ड, ये वर्ड किसने कहा। तो अब आपको यह समझ में आया कि तानसेन, अकबर और ये शब्द किसने कहे, प्रीपोजिशन आपको समझनी है। तो इन सब चीजों को अब आपको जो पूरा पैसेज है ना, ये जैसा पूरा पैसेज है, अब इसको क्या करना, आपको अच्छे से पढ़ लेना। क्यों, आपको 3 प्रश्नों को समझना है कि तानसेन कौन था, अकबर है ना स्वामी हरिदास से क्यों मिलना चाहते थे, और आपके सामने कौन आपके सामने अकबर से ज्यादा गाता है, अच्छा गाता, तानसेन से ज्यादा अच्छा गाता है, इसके बारे में आपको पता करना। तो इन 3 प्रश्नों के बारे में आपको अच्छे से पता करना। चलो पता करते हैं। तानसेन वाज द किंग्स अकबर्स फेवरेट सिंगर, मतलब तानसेन था ना, वो राजा अकबर का कौन हुआ करता था, फेवरेट सिंगर हुआ करता था। मिल गया आपके सामने आपको सॉल्यूशन। तानसेन कौन था, तानसेन वाज द अकबर्स फेवरेट सिंगर। बस इसको यहां से लेकर यहां तक कॉपी करके लिख दो आपके सामने। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया आपको। वन डे आफ्टर तानसेन हैड संग, मतलब एक दिन आपके सामने तानसेन जो अपना संगीत गा रहा था, अकबर वाज ओवरजॉयड एंड क्राइड, अकबर बहुत ज्यादा खुश हुआ और इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब इंसान खुश होता तो उसकी आंखों से आंसू आते ना, तो अकबर के आंखों से भी आंसू आने लगे। इज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड
हु सिंग्स ब्यूटीफुली एज यू। वो क्या कहने लगा, इस दुनिया में कोई अन्य कोई और कोई व्यक्ति है जो और ज़्यादा खूबसूरत गा सकता है, किससे? तानसेन से। समझ में आ गया? स्वामी हरिदास माई टीचर सिंग्स फार बेटर देन मी। और वो क्या कहते हैं, जो स्वामी हरिदास है ना, वो आपके सामने मेरे से तो बहुत अच्छा गाते हैं। अब स्वामी हरिदास वो आपके सामने क्या हुआ करते थे, इनके गुरु हुआ करते थे तानसेन के। समझ में आ गया? तो तानसेन से अकबर पूछता है कि भाई कौन तुमसे इस दुनिया में ऐसा है जो तुमसे बढ़िया गाता है। तब अकबर जो आपके सामने तानसेन कहता है कि मेरे गुरु है स्वामी हरिदास जी, वो क्या गाते थे, मेरे से भी बढ़िया गाते थे आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? तो सेंड फॉर हिम एट वन सेड अकबर। अकबर क्या कहता है, उनको भाई एक बार मेरे से मिलाओ आप। किससे? स्वामी हरिदास से मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू हियर हिम, और मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या वो तुमसे अच्छा गाते हैं, तो कितना अच्छा गाते हैं, एक बार आप उनको मेरे से मिलाओ। तब आपके सामने तुलसीदास क्या कहते हैं, हरिदास वोंट कम माई लॉर्ड। वो क्या कहते हैं, हे मेरे जो आश्रयदाता अकबर, ये आपके सामने जो तानसेन जो हरिदास है ना, स्वामी हरिदास, वो भगवान की बात सुनते हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ही इज ए होली मैन हु ओबेज द वॉइस ऑफ गॉड। वो किसकी बात मानते हैं आपके सामने? भगवान की आवाज़ सुनते हैं सिर्फ, और किसी की बात नहीं मानते हैं। टेक मी टू हिम सेड अकबर एंग्रीली। तब वो क्या कहते हैं, भाई मुझे उनके पास ले चलो, अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकते तो मुझे उनके पास ले चलो। समझ में आ गया आपके सामने? तो अब आपको अगले प्रश्न का क्या सवाल देना था, वाई डिड अकबर वांट टू सी स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास को अकबर क्यों देखना चाहते थे? क्यों? क्योंकि स्वामी हरिदास माई टीचर सिंग फार बेटर देन मी। क्योंकि जो स्वामी हरिदास है ना, वो आपके सामने तानसेन से बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे। समझ में आ गया? ऐसे प्रश्न को पढ़ना है और आपके सामने वहां से लेकर वहां से लाइन को एकदम डिटो कॉपी करके लिख देना बस आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इन सब शब्दों के आपको एंटोनिम बताना है। पहला शब्द है ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का अर्थ क्या होता है? जॉय मतलब क्या होता है आपको पता ना? जॉय का अर्थ होता है खुश होना, तो ओवरजॉयड बहुत ज्यादा खुश होना। तो इसका अर्थ क्या होगा? दुखी होना। तो आप इसको ये सब नहीं लिख के सैड लिख देना, सिंपल। समझ में आ गया? अनहैप्पी, सोरोफुल, ये भी इसके आंसर होते हैं, लेकिन सैड भी लिख सकते हो। अगला क्या है? एगरली। इसका क्या? उत्सुकता से कोई भी चीज को करना। इसका क्या होता है? उदासीनता। तो इनका इसका सही स्पेलिंग बनती है इनडिफरेंट, है वो सही स्पेलिंग इसकी बनती है। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का अर्थ क्या समझ में आ रहा है आपको पढ़ने से? उल्टा। क्या समझ में? उल्टा। एंटोनिम से क्या समझ में? उल्टा। तो एंटोनिम का अर्थ होता है उल्टा। और सिनोनिम मतलब समान। सिनोनिम मतलब समान, समानार्थी शब्द आपके सामने, जो आपके समानार्थी शब्द होते हैं, और एंटोनिम विलोम शब्द होते हैं। समझ में आ गया? अब आपके सामने आएंगे तो प्रश्न कर देना। फाइंड एनी टू प्रीपोजिशन ऑफ दिस वर्ड। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जैसे इसमें एक प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, आफ्टर, बाद में, ये प्रीपोजिशन होती है। जैसे इन एक प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है आपके सामने। अगले वाली प्रीपोजिशन की बात करें, एट ये प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है अगली वाली। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है। समझ में आ गया आपके सामने? तो इस प्रकार से ऑफ एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है। तो ये सारी की सारी क्या है? प्रीपोजिशन। इनको आपको छाट कर लिखना है। आफ्टर, इन, टू, एट, अलोंग, है ना? इस प्रकार से बिसाइड, ऑफ्टन, देन, ये सब की सब क्या आपके सामने? प्रीपोजिशन है। अगले वाला है, इज देयर एनीबडी इन द वर्ल्ड हु सिंग ब्यूटीफुल एज यू। आपके सामने अकबर क्या कहता है, इस दुनिया में और कोई भी ऐसा है कि जो आपके जितना अच्छा गाना गाता है। तो इसका अर्थ, यह बात किसने कही थी? हु सेड दिस वर्ड टू द होम। तो ऊपर बढ़ो भाई, यह बात किसके द्वारा कही गई आपके सामने? अकबर was overjoyed and cried, is there anybody who in the world who sing beautiful as you। तो उनके द्वारा क्या कहा? अकबर खुश होने के बाद उन्होंने ये बात कही कि इस दुनिया में कोई और कोई ऐसा है कि जो आपसे भी ज्यादा अच्छा गाता है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी आपके सामने? आपको पता चल गया, अकबर के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी भाई आपके सामने? अकबर के द्वारा ये बात कही गई थी। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब अगले वाले बात करें आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पैसेज है। 1 नंबर पैसेज को समझा दिया, अगला पैसेज पढ़ा देता हूं। ये सारे प्रीवियस ईयर के पैसेज हैं, सारे के सारे मैं आपको पढ़ाकर बता रहा हूं। द रामायण इज एन एंशियंट इंडियन एपिक दैट टेल द स्टोरी ऑफ प्रिंस रामा। मतलब रामायण है ना, ये प्राचीन आपका भारतीय साहित्य है, जिसमें किसकी स्टोरी है? प्रिंस राम की स्टोरी है। आपके सामने एक तरीका क्या है, आप इस तरीके से सारे पैसेज को पढ़ सकते हो और उनको समझ सकते हो, पहला तरीका। दूसरा मैंने क्या तरीका बताया, जो मॉडर्न तरीका है। मॉडर्न तरीका क्या है? आप सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ो और ये पता करो कि ये कहानी किसके बारे में हो सकती है। तो अपन मॉडर्न तरीके से चलेंगे। हु इज द मैन प्रोटोगोनिस्ट इन द रामायण। रामायण के अंदर आपके सामने मुख्य पात्र कौन है?
समझ में आ गया आपके सामने। तो अब आपको पता चल गया रामायण से संबंधित कोई कहानी हो सकती है और इसके बाद में मेन स्टोरी के बारे में बताना है। अगला है हु किडनैप इन द रामायण। हु किडनैप, तो कौन किडनैप हुआ था आपके सामने रामायण के अंदर, आपको पता करना है। ये तो आप खुद से भी कर सकते थे पर्सन। हु हेल्प राम इन द क्वेस्ट ऑफ टू रेस्क्यू सीता। सीता को आपके सामने बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए किसने किसकी हेल्प की थी, राम की हेल्प किसके द्वारा की गई थी आपके सामने, इस पर्सन को बताना है। हु इज द मेन विलन इन द रामायण। रामायण के अंदर आपको सामने सबसे मेन विलन कौन था आपके सामने, समझ में आ गया। अगला है राइट डाउन द सम ऑफ थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द रामायण। रामायण के अंदर कौन कौन सी थीम है जो आपको पता चलती है आपके सामने, उनको बताना है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार के सामने 4 पर्सन देखने को मिलेंगे, एक वोकेबुलरी का पर्सन आपको देखने को मिल सकता है। तो पढ़े अपन, द रामायण इज एन एंशियंट इंडियन एपिक दैट टेल द स्टोरी ऑफ प्रिंस राम। मतलब जो रामायण है वो कैसे आपके सामने प्राचीन भारतीय साहित्य है जो उसमें किसकी स्टोरी के बारे में बात करता है, वो बात करता है आपके सामने भगवान राम की। तो इसके अंदर किसकी स्टोरी बात की गई आपके सामने, प्रिंस भगवान राम है, जो राजकुमार राम, उसकी बात की गई। समझ में आ गया आपको, इतना पता चल गया। हिज वाइफ सीता एंड इज लॉयल ब्रोदर लक्ष्मण। और किसकी बात है, सीता की बात की गई, राम की बात की गई और लक्ष्मण है उसकी बात की गई। When सीता इज किडनैप्ड बाई द डेमन किंग रावण। कब आपके सामने, जब सीता है जो भगवान राम की पत्नी है उसको किडनैप कर लिया जाता है, किसके द्वारा, राक्षस रावण है उसके द्वारा। राम इम्बैक ऑन ए क्वेस्ट टू रेस्क्यू हर विद द हेल्प ऑफ डिवोटेड मंकी देती हनुमान। आपके सामने जो राम है वो क्या करना चाहते हैं भाई, वो जो माता सीता है उनकी सर्च में क्या करते रहते हैं, आपके सामने जो हनुमान है उनकी सर्च किसके हेल्प से करते हैं, हनुमान की हेल्प से करते हैं। भगवान हनुमान है उनकी हेल्प से माता सीता की खोज करते हैं। कौन, आपके सामने भगवान श्री राम। द एपिक फॉलो देयर जर्नी। जो ये पूरी की पूरी स्टोरी है वो आपके सामने किसको, पूरी की पूरी जर्नी है उसको फॉलो करती है। हाईलाइट द थीम ऑफ डिवोशन। मतलब ये अब देखो जो थीम वाला पर्सन आया था आपके सामने, कौन सी थीम है, डिवोशन, लव एंड स्ट्रगल फ्रॉम गुड टू एविल। साथ के साथ किसकी बात करती है, थीम है भक्ति की, लॉयल्टी, मतलब आपके सामने जो लॉयल्टी होती है ना आपके सामने, जो सब दिमाग में नहीं आ रहा है, स्ट्रगल संघर्ष की और अच्छाई की बुराई पर जीत की चीज़ों के बारे में बताती है। आप लॉयल्टी का ना एक बार कमेंट में बताना, मेरे दिमाग में सब भूल गया मैं। रामायण एडेड टू द ड्रामा एंड इज राइटियस बिहेवियर सेट एन एग्जाम्पल हाउ टू लिव द वर्चुअस लाइफ। मतलब राम है ना, जो भगवान श्री राम की के ऊपर ये कहानी जो लिखी गई रामायण, ये एक एग्जाम्पल सेट करती है पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से एक इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए। अब आपके सामने पहले वाला पर्सन का तो मैंने बता दिया था, किसके बारे में थी, द मेन स्टोरी किसके ऊपर थी, प्रिंस राम, जो राजकुमार राम उनके ऊपर थी। अगला है हु इज किडनैप इन द रामायण। तो रामायण के ऊपर, रामायण में किसको किडनैप किया गया था। अब आप किडनैप शब्द को ढूंढो, ये रही किडनैप शब्द। अब मैंने क्या बताया, यहां से लेकर यहां तक सेम टू सेम आपको एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक लिखना होता है। लेकिन अगर आप, ये तो किसके लिए, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, जिनको इंग्लिश आती है वो सिंपली लिखेंगे सीता इज किडनैप्ड बाय द डेमन रावण, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इन दिस स्टोरी रामायणा द सीता वाज किडनैप्ड। समझ में आ गया आपके सामने, किनको किडनैप किया गया था, माता सीता को किडनैप किया गया था। ये तो आप वैसे भी कर सकते थे, आपको जनरल नॉलेज से भी। हु हेल्प राम इन द क्वेस्ट ऑफ रेस्क्यू सीता। माता सीता को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए किसके हेल्प ली गई थी। अब रेस्क्यू शब्द को ढूंढो भाई आपके सामने, इस जो शब्द होते हैं ना उनको ढूंढ लिया करो। देखो आपके सामने रेस्क्यू शब्द मिल गया। तो द एपिक फॉलो देयर क्वेस्ट ऑफ रेस्क्यू विद द हेल्प ऑफ डेटी मन की हनुमान, मिल गया आपके सामने। तो इस प्रकार शब्दों को ढूंढा करो आप, जो उसमें वर्ड है ना उनको ढूंढकर यहाँ पर सर्च कर लिया करो और फिर इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो किसके हेल्प से की गई थी, भगवान आपके सामने जो हनुमान उनके द्वारा, हेल्प के द्वारा की गई थी। अगला है राइट डाउन सम थीम ऑफ एक्सप्लोर्ड इन द रामायण। अब आपको थीम शब्द ढूंढना है। थीम शब्द कहां पर है भाई, आपके सामने ये रहा थीम शब्द। अब आपको राम जो आपके सामने इसमें यहां से लेकर द एपिक फॉलो देयर थीम, यहां से लेकर जो एविल तक कर सकते हो आपके सामने। समझ में आ गया। तो इसमें कौन सी थीम है, डिवोटी का नाम आ गया, डिवोशन, भक्ति, लॉयल्टी एंड स्ट्रगल से संबंधित आपके सामने क्या है, थीम है इसके अंदर। समझ में आ गया आपके सामने। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्या तो पूरे सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ो,
प्रश्नों को पढ़ा अच्छे से, फिर आपके सामने क्या करना है, पैसेज को पढ़ो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के या फिर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो सारे प्रश्नों को अपने हिसाब से कर दो। अगर नहीं आती है तो जो प्रश्न पढ़ रहे हो उसमें जो शब्द दिखे आपके सामने, उन शब्दों को खोजो कि वो कहाँ पर उस पैसेज में, और फिर ऐसा का ऐसा लिख कर आ जाओ। एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक, एक कोमा से लेकर कोमा तक, या फिर आपके सामने बीच में ऐसा मिल जाए, सेमीकोलन मिल जाए, यहाँ तक आप कर सकते हो। समझ में आ गया आपके सामने? एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक, एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हो।